ये बात किसी से छिपी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज चैलेंज ऑफ द सेंचुरी है और पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है। कैसे इससे डील किया जाए, कौन से इफेक्टिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन जिस पर सबकी नज़र है वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग। दुनिया के बहुत सारे देशों में इस पर एडवांस्ड स्टेज में काम हो रहा है। भारत में भी इस पर कोई काम होना शुरू हो गया है। सरकार की भी नज़र है और कुछ स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बड़ा डिसिसिव मूव बनाया है और इस पर काम शुरू कर दिया है अपने रिसाइकलिंग प्लांट्स में। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे ही स्टार्टअप की बात करेंगे जिसका नाम है अटेरो रिसाइकलिंग। इंसिडेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही मन की बात में इस स्टार्टअप का जिक्र किया था। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। मानव इतिहास में जितने कमर्शियल प्लेन बने हैं उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना ई वेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पेटेंट्स हासिल किए हैं। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल टेक्नोलॉजी तैयार कर काफी नाम कमाया है। अभी आप सुन रहे थे मन की बात से वो ऑडियो क्लिपिंग जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को एम्फसाइज किया है कि हिंदुस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए एक बेटर रेजिम होना चाहिए और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अटेरो रिसाइकलिंग का नाम लिया। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं श्री नितिन गुप्ता जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं अटेरो रिसाइकलिंग के। आज के 15 साल पहले आपने ये कंपनी खोली थी। हाँ जी, हो गए हैं, 14 साल हो गए। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं अभी और हमारा जितना अवेयरनेस लेवल की बात करें, जहाँ तक वेस्ट रिसाइकलिंग की बात आती है, मेट्रो में, इवन इंडियन मेट्रोज में पढ़ा लिखा वर्ग, टैक्स पेइंग वर्ग, प्रोफेशनल वर्ग, वो आज की तारीख में इस चीज़ से जूझ रहा है कि उसके घर से निकल रहा ड्राई वेस्ट या वेट वेस्ट उसको कैसे वो सेग्रीगेट करे, कैसे डील करे। इस तरह के माहौल में अगर हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग, हमको उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। इज इट ए फार फेच्ड आइडिया एज ऑफ टुडे? नहीं, बिल्कुल नहीं ऋत्विक जी। इट इज़ नॉट, डेफिनेटली नॉट अ फार फेच्ड आइडिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, 3-4 चीज़ें मेरे पर्सपेक्टिव से मैं कोशिश करता हूँ बताने की। पहली बात, जितने भी कंज्यूमर्स हैं इंक्लूडिंग आप और मैं, राइट, हमारे लिए किसी भी वेस्ट डिस्पोजल या किसी भी काम करने के लिए सहूलियत होनी चाहिए। आज की डेट में हर कंज्यूमर चाहता है कि वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की तरफ काम करे। कोई भी नहीं चाहता है वो कोई गलत काम करे, चाहे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करने की बात हो, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का साइंटिफिक डिस्पोजल हो, या लिथियम बैटरी का साइंटिफिक डिस्पोजल हो, या प्लांटिंग ट्रीज हो, वॉट एवर इट इज़, राइट। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, ऑब्वियसली अवेयरनेस और क्रिएट होना चाहिए, बट हर कंज्यूमर चाहता है ठीक काम करना। प्रॉब्लम आती है कि कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन नहीं है करने का ठीक काम। जब तक वो ऑप्शन क्रिएट नहीं होगा या उनके लिए आसान नहीं होगा ठीक काम करना, तो उनको ब्लेम करना बहुत आसान है बट बिल्कुल गलत है हमारे पर्सपेक्टिव से, राइट। अब वेस्ट, नॉर्मल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बहुत डिफरेंस है। नॉर्मल वेस्ट आपका यूज़ होता है एज डिस्पोजल, एज लैंडफिल या फॉर एनर्जी जनरेशन। ये जाता है इंसिनरेटर्स में जिससे एनर्जी जनरेट होती है, राइट। तो नॉर्मल वेस्ट का कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, कंज्यूमर को कोई पैसा नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, प्रेशियस मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं। अगर सही टेक्नोलॉजी का यूज़ हो और ये सारे मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट हों जो वापस सर्कुलर इकोनॉमी में जाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक इनहेरेंट वैल्यू है। इस वैल्यू को कंज्यूमर को दिया जा सकता है। अगर कंज्यूमर को प्राइस मिलेगा तो उनका मोटिवेशन कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ढंग से रिसाइकिल हो
बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा एज अपोज टू नॉर्मल वेस्ट का सेग्रीगेशन। दोनों बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सवाल फिर वही उठता है, उस अवेयरनेस लेवल तक पहुंचना है जहां पर हर इंसान को ये जानकारी हो कि वो अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को, जो कि एंड ऑफ द लाइफ स्टेज पर पहुंच चुका है, उसको वो कैसे किस सही हाथों में दे। नॉर्मली लोग कबाड़ी को ही उठा के दे, एब्सोल्युटली, शहरों में आप देखोगे, और उनका ही बोलबाला है। उस अवेयरनेस लेवल तक जाने के लिए मेरे ख्याल से सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना होगा, जो कि अभी तक वो अलाइनमेंट नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अवेयरनेस की भी एक जर्नी है ऋत्विक जी, राइट। एक दिन में तो होगा नहीं। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। सरकार के नए रूल्स जो ई-वेस्ट के लिए हैं, उस पर भी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो है। उसमें भी ये कहा गया है कि OEMs से प्रोड्यूसर्स जो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इन सब कंपनीज़ को भी अवेयरनेस क्रिएट करना है। जो रिसाइकलिंग कम्युनिटी है लाइक अटेरो, उनको भी अवेयरनेस क्रिएट करना है, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी अवेयरनेस क्रिएट करना है, बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो काफ़ी तवज्जो इस पर दिया जा रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर अवेयरनेस क्रिएट करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम अ कंज्यूमर परस्पेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की डिजिटल एज में राइट डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के 3 पहलू हैं। एक पहलू तो है कि सबसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, फाइनेंशियल पहलू है। दूसरा पहलू है कि साइंटिफिक रिसाइकलिंग होनी चाहिए, एनवायरमेंटल पहलू है। अगर साइंटिफिक रिसाइकलिंग नहीं होगी तो आज की डेट में जो होता है, जब आप इनफॉर्मल सेक्टर को या अनसाइंटिफिक रिसाइकलिंग करते हैं तो लोग साइनाइड यूज़ कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं गोल्ड वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको यूज़ करके नियर बाय नदी और नालों में फेंक देते हैं। उससे जो पोल्यूशन होता है वो हम एज अ सोसाइटी तो बेयर कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड वाला पॉइंट, कि आप जिसको भी रिसाइकलिंग के लिए दे रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर कि वो साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल हो रहा है। थर्ड आपका आता है डिजिटल प्राइवेसी। हमारे सारे मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में बहुत ज़्यादा डेटा है, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल डेटा, हमारे बैंक्स की इन्फॉर्मेशन सब जगह है, सब UPI यूज़ कर रहे हैं, हमारा फोटोग्राफ्स है, हमारे वीडियोज़ हैं। अगर ये गलत तरीके से लीक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हार्म आएगा, राइट। तो ये तीनों पहलू को देखते हुए अ साइंटिफिक रिसाइकलिंग एंड अ रिसाइकलिंग विच इज़ टेक्नोलॉजिकली बैक्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक रिसर्च एजेंसी में वहाँ पर एक सीनियर एनालिस्ट है, उन्होंने बताया था, पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ई-वेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नंबर 2 उन्होंने कहा था कि ये तकरीबन 25,000 करोड़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एनुअली। लेकिन आपके जैसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं, शायद इनका हिस्सा बहुत छोटा सा है, वो 1500 करोड़ के आसपास का। नंबर 2 हम आते हैं अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, जो कि कहीं भी जाके डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उनका शेयर है शायद 6,000 से 7,000 करोड़, और बाकी जो है वो तो किसी तरीके का डिस्पोजल नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। आपने कहीं पर देखा है, इस तरीके से महसूस किया है कि एक मुहिम के साथ कुछ खड़ा हो रहा है जिसके तहत अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का जो शेयर है उसको कम किया जाए और आपके जैसे जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा मौका मिले? कुछ इस तरह की बात अनफोल्ड हो रही है कहीं आपके ये एक्चुअली हम प्रैक्टिकल रियलिटी देख रहे थे जी, होते हुए हमारी आंखों के सामने। तो अगर आपको मैं थोड़ा डेटा बताऊं तो रफली 25,000 करोड़ का मार्केट साइज़ है। ये मार्केट साइज़ 20% सालाना ग्रो कर रहा है, राइट। अगर इसका शेयर फॉर्मल रिसाइकलर्स, साइंटिफिक रिसाइकलर्स का देखेंगे 4 साल पहले तो 1% था, राइट। आज की डेट में इसका शेयर फॉर्मल रिसाइकलिंग में रफली अराउंड 25% है। तो 1% से 25% की जो जर्नी है ये पिछले 4 साल में कवर हुई है। इट्स अ मैसिव जंप। और ये जंप हुआ क्यों, इसके पीछे कारण समझना बहुत ज़रूरी है। ये जंप इस वजह से हुआ कि हमारे सरकार के जो नए नियम आए हैं ई-वेस्ट रिसाइकलिंग को लेके, वो नियम ने इन सब इसको प्रोग्रेस किया। उस नियम के आधार पे इनफॉर्मल से फॉर्मल कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो रहा है। उस नियम के आधार पे इट इज़ मैंडेटरी कि जितना भी ई-वेस्ट निकल रहा है, एटलीस्ट जो फैक्ट्री से निकल रहा है या जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकल रहा है या सर्विस सेंटर से निकल रहा है, या टू इंश्योर कि जो कंपनीज बेच रही है मटेरियल उन पे टारगेट्स डाले जाएं EPR के, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट हो और फॉर्मल सेक्टर में साइंटिफिकली रिसाइकिल हो, राइट। और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया कि हमारा देश में अनसाइंटिफिक रिसाइकलिंग का जो कॉस्ट है दैट इज रनिंग इनटू एटलीस्ट 1 लाख करोड़, right? Because of pollution, yes. Water pollution due to cyanide, air pollution due to lead fumes and plastic fumes being burnt, it is leading because of social loss. अगर 27 साल की एज में लोग मर रहे हैं because of all these problems, तो कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ पर भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो भी एक कॉस्ट है। The fact is कि जितना आप इन्फॉर्मल सेक्टर में देते हैं वो सब कैश इकोनॉमी है। 1 लाख करोड़ which you are indicating, that is the economic burden. That is the economic burden. And फंडामेंटली हम जिस नज़रिए से इसको देखते हैं, हम इसे वेस्ट नहीं देखते हैं। हमारे लिए तो ये
in fact for India it is an opportunity. We are the third largest e-waste market. That means that we have the ability कि हम इसमें से कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड एक्सट्रैक्ट करके अपनी एक सर्कुलर इकोनॉमी में वापस डालें ना. हम क्यों इंपोर्ट करें ये सारे मटेरियल्स? सो इट्स वेल्थ फॉर अस, नॉट वेस्ट. ई वेस्ट रिसाइकलिंग के डायमेंशन को देखें, ब्रॉडली दे आर 4 प्लेयर्स. एक गवर्नमेंट है जो लॉ बनाती है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो उनको रीइंफोर्स कराती है. उसके बाद हमारे जैसे कंज्यूमर्स हैं जिनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी, वो डिस्पोज ऑफ उसको सही तरीके से करवाएं. तीसरे लेवल पर आते हैं प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स. इनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है जो जिसके तहत इनको अपना गुड्स फिर से वापस लेना होगा जब वो एक्सपायर कर जाएं. बिल्कुल. चौथे लेवल पर आप आते हैं जो तीसरी कड़ी है, जिसके बारे में एक आम धारणा है मार्केट के अंदर कि उस लेवल पे कुछ खास काम नहीं हुआ. गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया है लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया है कि वो बड़ा इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट किया गया हो. मैं जरा समझना चाहूँगा वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है. ई-वेस्ट का रेगुलेशन पहला हिंदुस्तान में आया था रफली 2012 में, जिससे प्रोड्यूसर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था कि इनको कलेक्ट करना ई-वेस्ट. तो पहले तो प्रोड्यूसर्स की परिभाषा समझ लेते हैं. प्रोड्यूसर्स वो कंपनीज हैं जो हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचती हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि उन कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाए कि जब वो मटेरियल वेस्ट हो जाए, एंड ऑफ लाइफ हो जाए, तो उसे कलेक्ट करें और इंश्योर करें कि साइंटिफिक रिसाइकलिंग हो. खाली इतना है. उसका कारण ये है कि पोल्यूशन बचे और देश पे इकोनॉमिक बर्डन बचे, राइट. एंड इनफॉर्मल अनसाइंटिफिक रिसाइकलिंग से ज़्यादा फॉर्मल साइंटिफिक रिसाइकलिंग हो. ये कारण है, राइट. 2012 में जो नियम आए थे उसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन था. अनफॉर्चुनेटली 2012 के नियम में ये नहीं था कि किस प्रोड्यूसर को कितना वेस्ट कलेक्ट करना है. तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एप्पल 1 लाख सेलफोन बेचता है और सैमसंग भी 1 लाख सेलफोन बेचता है, उन्होंने दोनों ने एक सेलफोन कलेक्ट कर लिया तो कंप्लायंट है, राइट. तो वॉलंटरली कंप्लायंस था, ठीक है. यही रूल्स 2016 में मॉडिफाई हुए. 2016 में सरकार ने क्या करा, उन्होंने बोला कि 30 प्रोडक्ट्स लेते हैं. इन 30 प्रोडक्ट्स को 6 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं. वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, आईटी गुड्स जैसे लैपटॉप और आपका टैबलेट्स या प्रिंटर्स एंड एवरीथिंग एल्स, बेसिक गुड्स है जो और मोबाइल फोन वाला मटेरियल, राइट. अक्रॉस ईच कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर साइंटिफिक रिसर्च एक यूजफुल एवरेज लाइफ स्पैन डिफाइन किया. मतलब लेट्स से एयर कंडीशनर का 10 साल कि अगर 10 साल हो गया तो उस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बेचने वाली कंपनीज हैं उनको इतना मटेरियल मार्केट से वापस लेना है, राइट. अब इससे बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है कि 10 साल में एसी खराब होता है नहीं होता. आई एम सेइंग दैट इज सेपरेट, वो बात की बात है. आपको एक एवरेज तो फिक्स करना होगा ना रूल के लिए. तो उससे क्या हुआ कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, एलजी, सैमसंग, एचपी, डेल, वीवो, ओप्पो, इन सब पे एक टारगेट आ गया कि आपने जो पहले सेल किया पिछले सालों में उसके बेसिस पे, यूजफुल लाइफ के बेसिस पे आपको इतना मटेरियल मार्केट से उठाना है एंड मेक श्योर ये साइंटिफिक रिसाइकलिंग हो. उसके बाद से तो फॉर्मल सेक्टर का 25% बढ़ा है, बिकॉज ये मटेरियल वो इनफॉर्मल सेक्टर को दे नहीं सकते. और इस मटेरियल का हर साल कंप्लायंस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जाना है कि आपने कितना, आपका इस साल का टारगेट लेट्स से 1000 टन था, आपने उसमें से 800 टन किया या 1000 टन किया, कहाँ से उठाया, किस रिसाइकलर ने रिसाइकल करा, सारा डिटेल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाता है, राइट. उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने बोला जितना भी मटेरियल इंडिया में इंपोर्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए, वो इंपोर्ट नहीं होगा जब तक ईपीआर का कंप्लायंस नहीं होगा, राइट. तो जितने ही प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बोला बस बहुत ज़रूरी है, इसका करना अनिवार्य है. अब इस रूल का एक नया वर्जन आया है नवंबर 2022 में, जिसमें उन्होंने और भी बिल्कुल 30 प्रोडक्ट को बढ़ा के 100 कर दिया. क्या है उसमें जैसे आपके फैंस हैं, लाइटिंग प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जितने भी होम अप्लायंसेज हैं, then a lot of other electronic products, telecom products हैं, and increasingly going forward solar panels भी आएंगे. स्टेट गवर्नमेंट्स, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस इवॉल्विंग सिनेरियो में? सी स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल मोर आता है इम्प्लीमेंटेशन पे. मैंने कहीं पढ़ा था कि इस तरह की कहीं बात चल रही है सरकार के अंदर कि हर डिस्ट्रिक्ट में के अंदर एक बड़ा रिसाइकलिंग सेंटर होना चाहिए जहाँ पे साइंटिफिकली चीज़ों को लाया जाए जो यूज हो चुकी हैं, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. तो अभी डिस्कशंस हो रहे हैं काफ़ी कि भाई रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए क्या काम कर सकते हैं. सी एक तो पॉलिसी आ गई कि मटेरियल साइंटिफिकली रिसाइकल होना चाहिए.
अटेरो जैसी कंपनीज हैं, अटेरो ऑब्वियसली लीडर है, हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया की रिसाइकल करने के लिए। हम सारा टाइप का ई वेस्ट रिसाइकल करते हैं इन द मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर। प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, प्योर कॉपर, प्योर पैलेडियम, प्योर एल्यूमिनियम, प्योर आयरन, वह सब निकालते हैं और सर्कुलर इकोनॉमी वापस देते हैं। हमारे पास 38 ग्रांटेड ग्लोबल पैटेंट्स हैं रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी जो हमने हिंदुस्तान में डेवलप की है। एंड हमारी ही इकलौती ई वेस्ट कंपनी है पूरी दुनिया में जिसको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं पर टन ऑफ वेस्ट रिसाइकल्ड। तो डीप टेक्नोलॉजी प्लस सस्टेनेबिलिटी दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड ऑब्वियसली हम लीडर्स हैं स्पेस में इंडिया में, तो वो भी तैयार है। बट अब हमारे को कैपेसिटी भी बढ़ानी है, तो उस केस में सरकार भी काफ़ी स्कीम्स लेके आ रही है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए क्या सपोर्ट किया जाए, राइट। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रोल है। हर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से इंसेंटिव पैकेज दे रही हैं। अब इसमें एक नया एंगल जुड़ गया है, वो है लिथियम डिस्कवरी। जब से ईवीज और लिथियम का डिमांड जब से बढ़ने लगा है, उसकी वजह से एक नया डायमेंशन आ गया है। तो कैसे ये अनफोल्ड हो रहा है पूरी दुनिया में? इंटरनेशनल पे ई वेस्ट और लिथियम को थोड़ा सा सेपरेट देखते हैं, ऑल्दो कंबाइंड है, बट दोनों के दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो फैक्टर्स हैं। एक तो वेस्ट को लेके आप साइंटिफिकली रिसाइकल कर रहे हैं, इससे एनवायरनमेंट का फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। ऑल्टरनेटिव है कि आप इसे लैंडफिल करते हैं या अनसाइंटिफिक रिसाइकल करते हैं, उससे एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन इट सेल्फ बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन है साइंटिफिक रिसाइकलिंग के लिए। ऑन टॉप ऑफ इट, जितना आप सर्कुलर इकोनॉमी में प्योर मेटल्स वापस दे पाएंगे उतना कम माइनिंग होगा, और जितना कम माइनिंग होगा उतना कम पोल्यूशन होगा, राइट। तो दैट्स अ सेकंड इम्पैक्ट। तो ये दोनों इंटरनेशनल रेगुलेशंस जहाँ पर भी हैं या इंटरनेशनल सिनेरियो, इन दोनों इम्पैक्ट के बेसिस पे फॉर्म हो रहा है, राइट। अब लिथियम आयन की आपने बात की, तो लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग इतना क्रिटिकल क्यों है? लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग इसलिए क्रिटिकल है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में बैटरीज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, और लिथियम आयन बैटरी इज़ द बेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी है एनर्जी की, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी, सबसे फास्ट चार्जिंग टाइम है और सबसे धीरे डिस्चार्ज होती है, राइट। बट जैसे जैसे बैटरीज यूज़ हो रही हैं, चाहे वो लैपटॉप्स में है, मोबाइल फ़ोन में है, स्टोरेज में है, इन्वर्टर्स में है, या आपके ईवीज़ में है, राइट, कहीं ना कहीं ये ख़राब होंगी कुछ टाइम बाद, उसके बाद ये वेस्ट होंगी। उसको साइंटिफिकली रिसाइकल करना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप एक ईवी का एग्जांपल लें, 50% एक कॉस्ट ऑफ ए ईवी बैटरी के कॉस्ट है, उसमें से आज की डेट में 45% कॉस्ट इज ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, मैंगनीज। ये पांचों जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं, इसमें सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं और सिग्निफिकेंट सप्लाई सिक्योरिटी इशू है, जियोपॉलिटिकल इशू है। तीनों पे मैं आपको बताऊंगा क्या कहानी है। सो आप कोबाल्ट का एग्जांपल ले लीजिए। ऑलमोस्ट टुडे रफली अराउंड 70% से ज़्यादा कोबाल्ट दुनिया का कॉन्गो में एक्सट्रैक्ट होता है, जहाँ पर चाइल्ड लेबर यूज होता है, टेररिस्ट रिजीम्स है, और बहुत ही ख़राब हालत में एक्सट्रैक्शन होता है, राइट। तो जितना ज़्यादा वो माइनिंग एक्सट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, राइट। ऑन टॉप ऑफ इट, आज की डेट में एक कोबाल्ट माइन को डिस्कवर करने के बाद उसको ऑनलाइन लाने में कम से कम 5 साल का समय लगता है, राइट। और आज की जो माइंस अवेलेबल हैं और जितना डिमांड है, दुनिया में 2030 तक कोबाल्ट खत्म हो जाएगा, राइट। सिमिलरली लिथियम, आज की डेट में 60% से ज़्यादा लिथियम बोलिविया अर्जेंटीना रीजन में है, बोलिविया और अर्जेंटीना में, राइट। और 1 टन लिथियम निकालने के लिए कम से कम 5 लाख गैलन वाटर लगता है। ऑन टॉप ऑफ इट, जियोपॉलिटिकल की बात कर लें, 90% से ज़्यादा लिथियम दुनिया में रिफाइन हो रहा है चाइना में। माइनिंग चाइना में नहीं हो रहा है, बट माइनिंग के बाद रिफाइनिंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोडक्ट जो बैटरी में जाए, वो चाइना में हो रहा है। तो चाइना ने ये आज के 20 साल पहले समझ लिया था, उन्होंने आगे करना शुरू कर दिया। स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस क्या बिल्कुल। होता है। किसी कंज्यूमर का यूज सामान अगर अटेरो तक पहुंचना है कि वो उसका साइंटिफिक रिसाइकलिंग हो सके, हाँ, तो वो आपके पास डायरेक्ट आ रहा है या वो थ्रू कंपनीज आ रहा है? सो आज की डेट में 1% वहाँ पास डायरेक्ट आ रहा है, अच्छा, राइट। हम अपनी ड्राइव्स भी रन करते हैं कुछ मेट्रो सिटीज़ में, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहें। 99% वहाँ पास मटेरियल आइदर थ्रू प्रोड्यूसर्स आ रहा है या फिर थ्रू कलेक्शन एजेंसीज आ रहा है। आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या देखा है दुनिया में फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स? सी, अवेयरनेस का डिफरेंस है, बाकी तो कंज्यूमर अलाइनमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, अवेयरनेस का डिफरेंस है। एंड एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंट रिजीम्स में इंसेंटिव मैकेनिज्म डिफरेंट है। कई जगह यूरोप में आपको एडवांस रिसाइकलिंग फ़ी पे करना पड़ता है, ओके, राइट, जो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर बिहेवियर इज ड्रिवन बाय इंसेंटिव्स,
राइट, और इंडिया में भी वो इंसेंटिव स्कीम मेरे हिसाब से किसी ना किसी फॉर्म एंड शेप में आएगा, राइट, तो होगा। आपकी जैसी कितनी कंपनीज हैं इंडिया में आज की तारीख? सी अलग अलग चीज़ें, अगर लिथियम और बैटरी रिसाइकलिंग की बात करेंगे तो इंडिया में हमारे जैसी कंपनी तो कोई नहीं है। इंटरनेशनली आज की डेट में 15 कंपनीज हैं, राइट, जो और इंटरनेशनली आज की डेट में कंबाइंड रफली अराउंड 30,000 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है इक्विटी में बैटरी रिसाइकलिंग में पिछले 12 महीने में, राइट, तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, मतलब मोर देन $4 बिलियन, मोर देन $4 बिलियन, राइट। एंड ई वेस्ट में आज की डेट में इंडिया में वैसे रजिस्टर्ड कंपनीज तो रफली अराउंड 700 हैं, राइट। उस 700 में से रफली 690 वो कंपनीज हैं जिन्होंने खाली लाइसेंस ले लिया है फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो रियल रिसाइकलिंग तो 8-10 कंपनीज ही करी हैं, उसमें से भी अटेरो और बाकी सेकंड नंबर पे बहुत ज़्यादा गैप है। वेदर आप रेवेन्यू की बात कर लें, हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है, पैटेंट ज़्यादा है, किसी और ने एक पैटेंट भी अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर 38 पैटेंट है। कैसे अब जरा एक स्केल के बारे में जरा समझाते हैं, मतलब क्या वॉल्यूम है जिसके साथ आज की तारीख में आप डील कर रहे हैं, और गोइंग अहेड आप कैसी आपकी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, क्योंकि आपके स्पेस में जो प्लेयर्स हैं किसी का लोकल एम्बिशन नहीं है, सबका ग्लोबल एम्बिशन वो शुरू हो गया कि हाँ भाई यूरोप में भी एक चाहिए और यूएस में भी चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन कि मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि आज की तारीख में स्पेशलिस्ट जो हैं वो बहुत कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सी दो चीज़ें हैं, पहली बात हमारा ई वेस्ट बिजनेस प्योरली डोमेस्टिक है, राइट। हमारा करंट वॉल्यूम ई वेस्ट बिजनेस में 1 लाख टन सालाना से ऊपर है, राइट, तो उसे हमें 1 मिलियन टन पहुंचाना है 5 साल में, राइट। कैपेसिटी भी एक्सपेंड, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, कैपेसिटी भी एक्सपैंड करनी है, कलेक्शन नेटवर्क भी एक्सपैंड करना है, अवेयरनेस भी एक्सपैंड करनी है, राइट। ये सारे काम पैरेलल होने हैं और ये हमारे सामने अगले 5 साल का प्लान सेट है, इस पर हमें एग्जीक्यूशन करना है। ऑलरेडी हम लीडर्स हैं, तो हमारे नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट इंडिया का ई वेस्ट प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक सॉल्व करें। क्या कैपेक्स प्लान है, कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होने जा रहा है? ये रफली अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट प्लान है अगले 5 साल के अंदर, जिसमें हम प्लान कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। पोलैंड वाला फैसिलिटी हमारा यूरोप में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, राइट। इंडिया में एक्सपेंशन की फैसिलिटी पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। इंडिया में हम 10,000 टन का प्लांट लगा रहे हैं, पोलैंड में 5,000 टन का प्लांट लगा रहे हैं, हाँ, स्टेट में इंडिया में लगा रहे हैं, राइट, एंड देन यूएस में प्लान कर रहे हैं। तो ये सारा प्लानिंग करके हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बैटरी रिसाइकलिंग से अगले 5 साल में हम 3 लाख टन सालाना लिथियम और बैटरी रिसाइकिल कर पाएँ, और इसका इम्पैक्ट ये है कि एटलीस्ट दुनिया का 10% कोबाल्ट डिमांड और लिथियम कार्बोनेट डिमांड हमारे आउटपुट से मीट हो। आपकी जर्नी पर बात करना चाहूँगा। 2008 बहुत ही अर्ली स्टेज था, मतलब मेरे ख्याल से उस समय लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग की बात भी ज़्यादा नहीं कर रहे थे, शायद कंपनीज के लेवल पर वो बात करते हैं, क्योंकि ये बात मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में भी ये बात होगी कि ये बहुत ये डिफिकल्ट होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जर्नी हैज़ नॉट बीन ईजी बट मज़ा आया, इट्स बीन फन। सो ये आइडिया ऐसे जर्मिनेट हुआ कि हमारा जो को फाउंडर है, मेरा जो को फाउंडर है रोहन, आपके छोटे भाई जो हैं, तो ही हैड एन ओल्ड लैपटॉप, वो उस समय सैप में काम करते थे, तो उन्हें पता नहीं था क्या करना है, तो ऐसी डिस्कशन में निकला कि भाई क्या होना चाहिए। तब ज़्यादा जब रिसर्च किया तो पता चला कि भाई अभी तो इंडिया में कोई सोल्यूशन है ही नहीं, बट डायरेक्शनली सही बिजनेस है, तो अगर सही टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो ये सस्टेनेबल भी है, एनवायरमेंटली भी अच्छा है, और हम अगर अटेरो में आप किसी से ही बात करेंगे, हमारा पैशन है टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी, उसमें फिट बैठता है, तो इसलिए हमने इस जर्नी पे काम करना शुरू करा। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या था? आपने दुनिया में कौन से एग्जांपल्स को देखा? यूरोप एंड यूएस। मैं तो यूएस में था ही, मैं यूएस में उस समय एमबीए कर रहा था, उसके बाद जॉब कर रहा था, एंड आई सॉर्ट ऑफ डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन यूरोप ऑन दैट इन दिस फ्रंट। रोहन ने भी काफ़ी रिसर्च किया, बट एसेंशियली हमने देखा कि दुनिया इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये हमारे एक तो होता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, दूसरा होता है आपको क्या करना है। तो हम मेरे को छोड़ दीजिए, अटेरो में जितने भी लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो दिस इज़ अ नेचुरल कॉलिंग फॉर अस। प्राइम मिनिस्टर का जो एंडोर्समेंट आया, इज इट द बिगेस्ट थिंग आई मीन व्हिच हैज हैपेंड टू यू सिंस यू सेट अप दिस कंपनी? इट्स अ ग्रेट थिंग, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब अगर देश के हमारे बारे में कुछ बोले हैं तो इसके 3-4 रिपल इफेक्ट्स होते हैं। एक तो अवेयरनेस में इसका ह्यूज इम्पैक्ट है, राइट, तो पूरी इंडस्ट्री के लिए इम्पैक्ट है, ई वेस्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये, तो आई वुड से ई वेस्ट इंडस्ट्री के लिए बिगेस्ट एंडोर्समेंट है, राइट, कि आपको सही काम करना चाहिए, साइंटिफिक रिसाइकलिंग देश के लिए बहुत ज़रूरी है।
ये प्राइम मिनिस्टर के तरफ से मैसेज जाएगा तो बहुत फ़ायदेमंद होगा पूरे देश को और पूरी इंडस्ट्री को, राइट। ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि साइंटिफिक रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है और उसमें अटेरो ग्लोबल फ्रंट लीडर है, राइट। तो हमारे लिए भी अच्छा इंडोर्समेंट है एंड वी कंटिन्यू टू होप कि वी मेक हिम प्राउड, वी मेक द कंट्री प्राउड एंड वी कंटिन्यू टू डू आवर वर्क। आपके जो इन्वेस्टर पार्टनर्स हैं उन्होंने आपसे कहा कि यार आपने सही चीज़ खड़ी कर दी है। वो खुश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋत्विक जी।